नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं हूं ओमकार चौधरी। शोले फिल्म में एक डायलॉग था। संजीव कुमार धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन से ये कहते हैं कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। जाहिर है गब्बर सिंह के बारे में कोई सूचना मिली होगी और पुख्ता सूचना होगी, और उन्होंने कहा कि इस समय ये बिल्कुल सही समय है, इलाज कर दो। ये इस संदर्भ में मैंने शोले फिल्म का डायलॉग आपके सामने रखा है कि अगर इस समय भी चुनाव आयोग राहुल गांधी पर कड़ा एक्शन नहीं लेता है तो फिर ये एक बहुत बड़ी चूक होगी। केवल राहुल गांधी को छूट देने की नहीं, इस देश में हर स्तर पर जो भी धरने, प्रदर्शन, बयानबाजी के नाम पर अराजकता फैलाते हैं उनको भी, क्योंकि उनके हौसले बुलंद होंगे कि देखिए, जब चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था भी राहुल गांधी के तमाम तरह के तांडव के बावजूद कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो फिर हमारा कोई क्या उखाड़ लेगा। और विदेशों में बैठे हुए भारत विरोधी उन तमाम ताकतों के भी हौसले बुलंद होंगे जो भारत को चोट पहुंचाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। अभी एक हफ्ता हुआ है जब चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को 7 दिन का समय दिया था। उन्होंने कहा था कि या तो वो जो बेंगलुरु में उन्होंने किया प्रेजेंटेशन के नाम पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर जो फेक डॉक्यूमेंट पेश किए इलेक्शन कमीशन के बता करके, उसके लिए या तो माफी मांगे पूरे देश के सामने, या फिर लिखित में एक शपथ पत्र जारी करें, चुनाव आयोग में जमा करें, ताकि हम उन सारे डॉक्यूमेंट्स की और जितने इन्होंने ये फेक बताए थे उन सब की विधिवत जांच पड़ताल कर सकें। अगर सही पाए जाएंगे तो जो उसके लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, और अगर राहुल गांधी ने जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो गलत पाए गए तो फिर राहुल गांधी के खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। राहुल गांधी ने इन 7 दिनों में ना तो माफी मांगी है और ना ही शपथ पत्र दाखिल किया है। कई बार ऐसा लगता है जिस तरह के बयान राहुल गांधी दे रहे हैं, जिस तरह अलग अलग राज्यों में वो दूसरे दलों के कंधों पर सवार हैं, जिस तरह वो इकोसिस्टम का, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया का और अपने आईटी सेल का भी उपयोग दुरुपयोग करके एक गलत नैरेटिव देश में और विदेश में संवैधानिक संस्थाओं के बारे में निर्माण कर रहे हैं, लगता ये है कि वो पूरी तरीके से हताश और निराश हो चुके हैं, इसलिए प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहे हैं। और अब तो हालत ये हो गई है कि उनका खुद पर भी भरोसा नहीं रह गया है, यानी खुद से ही भरोसा डिग गया है। इसलिए अब वो अलग अलग राज्यों में दूसरे कंधों की तलाश में रहते हैं। वैसे हाल में अगर मैं केवल 2 नेताओं का जिक्र करूं, एक ममता बनर्जी और दूसरे अरविंद केजरीवाल, इन दोनों ने ही राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को एक तरीके से झिड़क दिया है। लोकसभा चुनाव में चलिए
आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल मिलकर लड़ रहे थे। पंजाब में दोनों का सूत नहीं बैठा था, पर हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, गुजरात में, इनमें तो मिलकर के लड़ रहे थे, सीटों का तालमेल करके लड़े थे। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव आए तो अरविंद केजरीवाल अलग लड़ते हुए दिखाई दिए और कांग्रेस पार्टी अलग लड़ती हुई दिखाई दी। ममता बनर्जी के गढ़ में भी कांग्रेस ने घुसने की कोशिश की थी। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने कह दिया था कि 2 सीटों पर लड़ना हो जो 2019 में आप लोगों ने जीती थी तो लड़ लो, बाकी की 40 सीटों पर मैं अपने कैंडिडेट खड़े करूंगी। लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद करके बैठी हुई थी कांग्रेस, और अल्टीमेटली ममता बनर्जी ने इनके साथ मिलकर के लड़ने से साफ इनकार कर दिया। अभी हाल में एक और घटना हुई थी, उस घटना में फिर से राहुल गांधी के जो भी सलाहकार हैं, जो भी उनके नेता हैं, उन्होंने ममता बनर्जी का मन टटोलने की कोशिश की कि आगे जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उसमें क्या तालमेल करके लड़ सकते हैं। तो ममता बनर्जी ने फिर से झिड़क दिया। अब आप देखिए, 2017 में राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ मिलकर के लड़े थे और दोनों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में अपनी दोनों पार्टियों का, यानी अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का और राहुल गांधी ने कांग्रेस का, एक तरीके से भट्टा बैठा दिया था। 225 सीटें आई थी 2012 में समाजवादी पार्टी की, जब मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया था अपनी जगह। वो घट करके रह गई 47, और कांग्रेस की 2012 में आई थी 28 सीटें, जो घट करके रह गई 7 सीट। चलो 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी थोड़ी संभल गई, 111 सीटें आ गई, लेकिन कांग्रेस वो 7 से भी नीचे चली गई और 2 सीटों पर चली गई। मैं अपने एक प्रोग्राम में बता चुका हूं, उसको रिपीट नहीं करना चाहता। तमिलनाडु हो, आपका पश्चिम बंगाल हो, ऐसे कई स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश हो, जहां 30 से 40 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है, यानी बहुत बुरा हाल है। कुछ राज्यों में जहां तीसरी ताकत कोई नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला होता है, वहां कांग्रेस एग्जिस्ट भी कर रही है, वरना तो कांग्रेस का हाल बहुत ही खराब है। तो ये दूसरों के कंधे तलाश करते रहते हैं। और इनके सलाहकार कौन हैं? कांग्रेस में सीनियर मोस्ट नेता अभी भी हैं, लेकिन इनके सलाहकार बन गए हैं योगेंद्र यादव जैसे, कन्हैया कुमार जैसे, जयराम रमेश, पवन खेड़ा इनके प्रवक्ता, सुप्रिया श्रीनेत इनकी प्रवक्ता, और टेलीविजन चैनलों पर आलोक शर्मा से लेकर के कई दूसरे चेहरे आपको दिखाई देते हैं। उनकी वाणी में जो एरोगेंस है वो इरिटेट करती है दर्शकों को। अच्छा, बहुत सारे मुद्दों पर केवल सनसनी फैलाने के लिए, मोदी विरोधी नैरेटिव तैयार करने के लिए, ये झूठ बोलने से भी बाज नहीं आते। ये जो संवैधानिक संस्थान हैं, वो चाहे पार्लियामेंट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे चुनाव आयोग है, या चौथा मीडिया, जिसको चौथा पिलर माना गया है लोकतंत्र का, है कि नहीं ये भी विवाद का विषय है, लेकिन सब पर ये प्रहार करते हैं। पिछले दिनों जब राहुल गांधी के उस केस की सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना ने हमारी सेना के जवानों को पीट दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई सच्चा भारतीय इस तरह की टिप्पणी नहीं करेगा। तो अगले ही दिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्लियामेंट के परिसर में कहा कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन सच्चा भारतीय नहीं है। यानी ये लोग
अब सुप्रीम कोर्ट पर भी तंज कसने लगे हैं, सवाल खड़े करने लगे हैं। कई ऐसे नेताओं का इनको साथ मिला हुआ है जिनकी अपनी भी राजनीतिक जमीन खिसक रही है या जो हताश और निराश दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उसकी लीडरशिप के सामने। इनमें अखिलेश यादव तो पेंडुलम की तरह हैं, कभी वो इनके साथ दिखाई देते हैं, कभी इनके खिलाफ दिखाई देते हैं। उद्धव ठाकरे एक और नेता है जिनको डर है, बल्कि डर क्या, पक्के तौर पर यह विश्वास हो चला है कि एकनाथ शिंदे को, उनकी शिवसेना को, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना मानते हुए मतदाता उनके पीछे चले गए हैं विधानसभा चुनाव में, तो वो भी इनके पीछे लगे रहते हैं। दूसरी बात यह है कि एक के बाद एक जो डिफीट हुई है कांग्रेस की और राहुल गांधी की, उससे भी इनका विश्वास हिल गया है, आत्मविश्वास डिग गया है पूरी तरीके से। लगातार तीसरा लोकसभा चुनाव, 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव, और अभी अगर 5 राज्यों के चुनाव की बात करें तो सभी में बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस का। और अब बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव, 1 साल के भीतर, यहां भी कोई खास उम्मीद इनको है नहीं कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर के। आगे असम और केरल के चुनाव, वो इनकी प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। वहां भी अगर इनकी गाड़ी पलट गई, यानी लगातार तीसरी बार असम में भारतीय जनता पार्टी और केरल में वामपंथियों ने अपनी सरकार बना ली, तो राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के कांग्रेस के भीतर से ही विद्रोह के स्वर आपको सुनाई पड़ने लगेंगे। ये आर्मी के बारे में जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, इसके अलावा ये ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े कर चुके, यहां तक पूछ चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि 5 जहाजों के गिरने का सच क्या है। राफेल वाले मामले में, चौकीदार चोर है वाले मामले में गलत बयानी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इनको माफी मांगनी पड़ी थी। इसके अलावा भी सूरत कोर्ट इनको सारे मोदी चोर क्यों होते हैं इस बयान पर 2 साल की सजा भी सुना चुका है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर ये एक्सपोज भी हो चुके हैं, ये भी साफ हो चुका है देश के सामने कि ये फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, और ये भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, जो टीम है, उसकी जो परफॉर्मेंस है और उनको जिस तरीके से चुनाव दर चुनाव कामयाबी मिलती जा रही है और इनको विफलता मिलती जा रही है, तो अब उनकी कामयाबी को इन्होंने वोट चोरी का नाम देकर के एक अलग तरह का नैरेटिव देश के भीतर और देश के बाहर बनाना शुरू कर दिया है। और इसमें इन्होंने जानबूझ करके, मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जानबूझ करके चुनाव आयोग को भी लपेट लिया है और मैच फिक्सिंग जैसा गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर इन्होंने लगाया। इसके अलावा चाहे फार्मर प्रोटेस्ट हो, चाहे सीएए वाला हो, उसमें स्टूडेंट्स को शामिल करने का हो, बेरोजगारों के नाम पर जो आए दिन इनके बयान, महंगाई के नाम पर जो इनके बयान, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे लगता है कि ये अराजकता फैलाना चाहते हैं और लोगों को सड़कों पर उतारना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट भी है, कांग्रेस और इसके जो सहयोगी दल हैं, इनको मिलाकर के लोकसभा चुनाव में 30% के आसपास, 30% से ज्यादा वोट कास्ट हुआ है। अगर हम ये मान लें कि ये 30% ही मान लेते हैं, ये इनके कट्टर समर्थक हैं और इनके पीछे आंख बंद करके वो खड़े हुए हैं, तो अगर ये अराजकता फैलाना चाहें, और जैसी चर्चा है पिछले कुछ दिनों से कि ये बांग्लादेश जैसा कुछ रचना चाहते हैं, करना चाहते हैं,
उसी की तर्ज पर यहाँ सारी संवैधानिक संस्थाओं को एक तरीके से कटघरे में खड़ा करके उन पर अविश्वास जाहिर करके लोगों को भड़काना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं। हालांकि बहुत लोगों का कहना है, और मैं भी मानता हूं, कि बांग्लादेश पिद्दी सा देश है और भारत बहुत विशाल देश है, और यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सेना, यहाँ के सुरक्षा बल, यहाँ के लोगों का माइंडसेट, ये सब चीजें हमें आश्वस्त करती हैं कि यहाँ पर इस तरह की अगर कोई कोशिश करने की कोशिश प्रयास भी करेगा तो वो सफल नहीं होगा। अच्छा, धनखड़ साहब के जरिए भी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खेल करने की कोशिश तो की थी, उसमें कामयाब नहीं हुए, सरकार अचानक सतर्क हो गई इसलिए। और अभी हाल फिलहाल की बात करें तो ये जो सीएसडीएस के संजय कुमार के जरिए महाराष्ट्र की 2 विधानसभा सीटों में 36% वोटर घट गए और 38% वोटर घट गए। ये जो एक नया प्रयास किया गया था, ये भी अगेन मैं कहूंगा कि उसी तरह की एक कोशिश इन लोगों की तरफ से थी। अच्छा, जो हरियाणा और महाराष्ट्र में झटका लगा है इन लोगों को, यह कोई मामूली झटका नहीं था। आपको गंभीरता से ये सोचना पड़ेगा कि पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है। हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनती और कांग्रेस सत्ता में आ जाती, तो उसके बाद दिल्ली में रोज रोज वो पंजाब के तथाकथित किसानों को और हरियाणा के कुछ लोगों को उकसा करके ये दिल्ली को नरक बना देते। यहाँ रोज धरने, प्रदर्शन, एक अराजकता का माहौल होता। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के जरिए ये मोदी सरकार को बदनाम करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि हरियाणा के मतदाताओं को सैल्यूट किया जाना चाहिए। और वो चौकन्ना क्यों हुए, सतर्क क्यों हुए? और अकेले हरियाणा नहीं, उसके बाद फिर महाराष्ट्र भी चौकन्ना हुआ। दिल्ली के अपने मतदाता भी बहुत चौकन्ना हुए, जिनको लेकर के अरविंद केजरीवाल बड़े आश्वस्त थे कि 7 जन्म भी लेंगे मोदी तो हमें हटा नहीं पाएंगे। चौकन्ना इसलिए हुए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अचानक कांग्रेस के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थी। 52 से केवल 99 सीट आने पर वो सुप्रिया श्रीनेत जिस तरीके से वो ऐसे मुक्का बना करके खुशी का इजहार कर रही थी, राहुल गांधी की पार्लियामेंट के भीतर, पार्लियामेंट के बाहर जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह उन्होंने मीडिया के लोगों को धमकाना शुरू कर दिया, लोगों की जातियां पूछना शुरू कर दिया, हाथ में संविधान की कॉपी लेकर के घूमने लगे, प्रदर्शन करने लगे, पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री तक को वो अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे। तो इनके जो तेवर थे और जो गाली गलौज की भाषा थी, उसने लोगों को झकझोर दिया। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, और अगर वाकई में ये पावर में आ गए कुछ और राज्यों में या आगे चल करके केंद्र में, तो ये तो नरक कर देंगे। तो इसलिए उसके बाद जितने चुनाव हो रहे हैं उसमें लोग इनको एक तरीके से हैसियत दिखा रहे हैं, जगह दिखा रहे हैं, और वहीं रख रहे हैं जहां इनके दिमाग दुरुस्त रहे। क्योंकि जरा सी कामयाबी मिलते ही जो एरोगेंस देखी गई थी, ये 5 राज्यों ने एक तरीके से कांग्रेस को तो कम से कम सबक सिखाया है। अच्छा, बिहार और बंगाल में इनका कुछ उठना नहीं है, कुछ आना नहीं है, इसलिए उसके लिए पेशबंदी कर रहे हैं कि अभी से कहना शुरू कर दो कि मैच फिक्सिंग है और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर रही है, इसलिए ये जीत रहे हैं। महाराष्ट्र में जो उन्होंने झूठ बोला, संजय कुमार ने झूठ बोला, सीएसडीएस वाले ने, उसकी तो हवा निकल चुकी। इन्होंने कहा था कि वोटिंग के लास्ट के 2-3 घंटे में वोटिंग पैटर्न अचानक बहुत तेज हो गया था और बहुत ज्यादा लोगों ने मतदान किया था। तो सीईसी ने बता दिया कि लास्ट के 1 घंटे में तो 10 लाख से भी कम वोट पड़े हैं, 9 लाख के आसपास वोट पड़े हैं। तो वोट बढ़ा नहीं, घटा था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पर अगर इस समय
सीईसी ने या इलेक्शन कमीशन के किसी अधिकारी ने केस नहीं बनाया, यानी मानहानि का या जो चुनाव आयोग की मान प्रतिष्ठा रही है, जिसके लिए वो जाना जाता है देश में भी और दुनिया में भी, तटस्थता के लिए, स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराने के लिए, और उसकी जो एक साख है उस पर जो बट्टा लगाने की कोशिश हुई है, उसके प्रतिवाद में, प्रतिकार में अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है और कोई एक्शन नहीं किया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी चूक होने वाली है। आगे ये भी और कुछ और लोग भी संवैधानिक संस्थाओं पर और तगड़े प्रहार करेंगे। एक अराजकता देश के भीतर पैदा होगी। केवल सवाल भर पूछ लेने से के साथ जो 5 सवाल पूछे हैं, मेरा कहना यह है कि चुनाव आयोग अब ये प्रश्नोत्तरी का गेम खेलना बंद करे। 5 सवाल पूछे गए हैं। पहला ये कि मतदाता सूची की गहन जांच हो या ना हो, मतदाताओं से ये सवाल पूछे गए हैं। दूसरा ये कि मरे हुए लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने चाहिए या नहीं हटाए जाने चाहिए। तीसरा ये कि अगर नाम 2 जगह हो तो एक जगह ही रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। चौथा सवाल ये पूछा गया है कि जो दूसरी जगह जाकर के बस गए हैं, उनके नाम हटें या ना हटें। और आखिरी ये कि जो विदेशी हैं यानी घुसपैठिए हैं, उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएं या नहीं हटाए जाएं। और ये सारी चीजें हम लोग अपने प्रोग्राम में पहले भी कहते रहे हैं। तो अब प्रश्नोत्तरी करने का समय नहीं है, अब कड़े एक्शन का समय है। और जैसा मैंने शोले का डायलॉग बोला था कि अभी तो लोहा गर्म है, ये हथौड़ा मारने का समय है, यानी कड़े एक्शन लेने का समय है। और कम से कम मानहानि का मामला दर्ज किया जाना चाहिए अदालत के जरिए, और इनको कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, ताकि आगे से इनके अलावा और भी चुनाव आयोग पर इस तरह के बेसलेस आरोप ना लगाएं, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए और अपना सिर बचाने के लिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।